दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपकी पसंद के लिए एक और बढ़िया कहानी लेकर आए हैं। आशा है आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आज की कहानी है ममता का मोल। रात का लगभग 8 बजे का समय था। मैं ऑफिस से आकर खाना बना रही थी और रितेश अपने लैपटॉप पर अभी भी ऑफिस के ही काम में उलझे हुए थे। तभी फ़ोन की घंटी बजी। किसका फ़ोन है, यह उत्सुकता मुझे किचन से खींच लाई। मैंने देखा रितेश फ़ोन पर बात करते हुए बहुत परेशान हो उठे थे। प्लीज़ आप उन्हें अस्पताल पहुंचा दीजिए, मैं फ़ौरन यहाँ से निकल रहा हूँ। फिर भी मुझे पहुंचने में 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। इतना कहते हुए उन्होंने फ़ोन रख दिया। इससे पहले कि मैं कुछ उनसे पूछती, उन्होंने हड़बड़ी में मुझे पूरी बात बताते हुए अपने कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान बैग में रखना शुरू कर दिया। रितेश की चाची जी, जो कि मथुरा में रहती हैं, अचानक से बहुत बीमार हो गई थी और उनकी हालत को देखते हुए किसी पड़ोसी ने हमें फ़ोन कर दिया था। चाची जी का हमारे सिवा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। उनकी अपनी औलाद तो है नहीं और चाचा जी का कुछ ही वर्ष पूर्व देहांत हो चुका है। हमारी शादी में चाची जी ने ही मेरी सास की सारी रस्में पूरी की थी। रितेश के माता पिता तो बहुत पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब रितेश की दीदी गरिमा तो अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश कर रही थी, लेकिन रितेश अब तक स्कूल में ही पढ़ रहे थे। अपनी दीदी से 8 साल छोटे जो हैं। तब चाचा चाची ने ही दीदी की शादी की थी और रितेश को स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज दिया था, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई विघ्न ना हो। चाचा चाची ने दीदी को और मुझे अपनी औलाद की तरह ही प्यार किया है। यह बात इन 2 वर्षों में रितेश मुझे कई बार बता चुके हैं। पहले पूरा परिवार साथ ही रहता था, लेकिन रितेश जब 4th कक्षा में पढ़ते थे तभी इनके चाचा जी का तबादला मथुरा में हो गया था। इसके बाद तो उनके तबादले कई और शहरों में भी होते रहे, लेकिन मथुरा में उन्होंने अपना घर बना लिया था। इसीलिए उनके देहांत के बाद चाची जी मथुरा आ गई थी। और वे जाती भी कहाँ। मेरा चाची जी से ज़्यादा परिचय नहीं हुआ था। हमारे शादी के वक्त वे सिर्फ 5-6 दिन हमारे साथ ही रही थी। दरअसल हम दोनों बैंकॉक घूमने जाना चाहते थे, इसलिए वे वापस मथुरा लौट गई थी। मैं क्या क्या सोचने लग गई थी। रितेश की आवाज़ से मैं वर्तमान में लौट आई। वे कह रहे थे कि देखो, जल्दी में मैं कहीं कुछ रखना भूल तो नहीं गया। बैग पैक हो गया तो रितेश अकेला चाची जी को कैसे संभालेंगे। यह सोचकर मैंने भी उनके साथ चलने की बात कही तो वे बोले कि पहले जाकर स्थिति देख लूँ, ज़रूरत हुई तो तुम्हें भी वहाँ बुला लूँगा। फिर वे मथुरा के लिए रवाना हो गए। शादी के बाद यह पहला अवसर था जब मैं रात के समय घर में अकेली थी। अजीब सा डर व बेचैनी मुझे सोने नहीं दे रही थी। रात 2 बजे के लगभग रितेश से मेरी बात हुई। पता लगा चाची जी बेहोश हैं। कई तरह के टेस्ट हो रहे हैं, अभी कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता। रितेश काफ़ी परेशान लग रहे थे। अगली सुबह 11 बजे रितेश का फ़ोन आया कि वे चाची जी के इलाज तथा डॉक्टरों के रवैयों से संतुष्ट नहीं हैं। वे उन्हें लेकर यहाँ दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली के एक अस्पताल से उनकी बातचीत चल रही है। शाम होते होते वे चाची जी को लेकर दिल्ली पहुँच गए। नीम बेहोशी की हालत में चाची जी बहुत ही कमज़ोर लग रही थी, बेहद कमज़ोर। रंग भी पीला पड़ा हुआ था। उनके अस्पताल पहुंचने से पहले ही मैं वहां अस्पताल में पहुंच गई। डॉक्टरों ने तत्परता से इलाज शुरू कर दिया। 5 दिनों के बाद चाची जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन डॉक्टरों ने दवा के साथ साथ परहेज़ और आराम करने की सख्त हिदायत दी थी। हम उन्हें घर ले आए। बीमारी कोई विशेष नहीं थी, बस बढ़ती उम्र, अकेलापन, चिंता, काम की थकान, उस पर ठीक से समय पर न खाना, बीमारी के यही कारण थे। हम दोनों के लिए अब और छुट्टियां लेना मुश्किल था। उनके लिए किसी नौकर या नर्स का प्रबंध नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हमने घर पर काम करने वाली बाई को ही दिन भर में 2-3 चक्कर लगाकर उन्हें दूध, चाय, नाश्ता
आदि चाची जी को देते रहने के लिए कहा और ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। हाँ, दिन में कई बार हम फ़ोन पर चाची जी से बात कर लेते थे, उनका हालचाल जान लेते थे। कोई परेशानी तो नहीं, लगातार पूछते रहते थे। रितेश की तो पता नहीं, हाँ मेरी परेशानियाँ कुछ बढ़ ज़रूर गई थी। आज तक जो घर सिर्फ हम दोनों का था, हमारा था, वह एकाएक मुझे मेरी ससुराल लगने लगा था। अब उठने बैठने, पहनने ओढ़ने में मैं कुछ बंदिशें महसूस करने लगी थी। हालांकि चाची जी ने इस बारे में मुझे कभी कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनका घर में होना ही मेरे लिए काफ़ी था। मैं उनकी उपस्थिति में खुद को थोड़ी सी असहज महसूस करती थी, लेकिन मैं पूरे उत्साह से यह सब कर रही थी, क्योंकि चाची जी आशा से कहीं ज़्यादा जल्दी स्वास्थ्य लाभ कर रही थी। 1 सप्ताह बाद ही उन्हें काम वाली की ज़रूरत ही नहीं रही। वे अपने छोटे छोटे काम स्वयं ही उठकर कर ले लगी थी। मैं खुश थी कि वे जल्दी ही ठीक होकर मथुरा लौट जाएंगी। आखिर कुछ ही दिनों की तो बात थी। एक दिन रितेश बोले कि अब हम चाची जी को वापस नहीं जाने देंगे, उन्हें यहीं अपने साथ रखेंगे। अब इस उम्र में उनका अकेले रहना मुश्किल है। अब इस उम्र में वे पूरे घर का काम अकेले कैसे कर पाएंगी? अगर फिर बीमार हो गई तो फिर हमारा भी तो उनके प्रति कोई कर्तव्य है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। रितेश ने कुछ गलत तो नहीं कहा था, लेकिन मेरा मन फिर भी बेचैन हो उठा। मुझे याद है जब मेरे लिए रितेश का रिश्ता आया था तो मम्मी पापा ने मेरी राय पूछी थी। रितेश देखने में कैसे हैं, पढ़े लिखे कितना है, कमाते कितना है, ये सब जानने की मुझे ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि लगा था कि मम्मी पापा और मामा जी ने यह सब देख लिया है तो सब ठीक ही होगा। मैं तो लड़के के परिवार के बारे में कम बल्कि उसके सास के बारे में ज़्यादा बात करती थी और सब कुछ उन्हीं के बारे में पूछती थी। हमेशा परेशान रहती थी। उस पर मेरी दीदी जब तक मायके आती तो कई दिनों तक लौटने का नाम ही नहीं लेती थी। वे वापस ससुराल जाना ही नहीं चाहती थी। हमेशा माँ ही उन्हें समझा बुझा कर वापस भेजती थी। उन्हें भी पति या देवर से नहीं बल्कि सास से ही ढेरों शिकायतें होती थी। लेकिन हमारे यहाँ तो रितेश की चाची जी रहने वाली थी। अपनी सास की तो चलो कोई 2 बात सुन भी ले, चचिया सास की बातें, ताने, उलाने भला कोई क्यों सुनेगा? हालांकि ऐसा सोचना बड़ा ही गलत था, स्वार्थी सोच थी, लेकिन मुझे बहुत परेशान करने लगी थी ये बातें। एक शाम ऑफिस से घर पहुंची तो देखा चाची जी ने मशीन लगाकर घर भर के मैले कपड़े इकट्ठा करके धो डाले थे। मैं तो इतवार को ही मशीन लगा पाती थी, सप्ताह भर के कपड़े एक साथ ही धोती थी। पिछले दिनों चाची जी की बीमारी के चक्कर में यह काम पीछे ही रह गया था। इतने कपड़े एक साथ धुले देखकर मैं हैरान रह गई। ये क्या चाची जी, आपने यह सब क्यों किया? आपको तो अभी आराम करना चाहिए ना। दिन भर आराम ही तो करती हूँ सीमा। फिर आजकल मशीन में कपड़े धोना कौन सी बड़ी बात है? कौन सा मैं हाथों से कपड़े धो रही हूँ, ये भी कोई काम है भला? कहते हुए चाची जी हंस दी। अब रात के खाने के वक्त गपशप का दौर चलने लगा था। चाची जी रितेश के बचपन की आदतों, शरारतों के बारे में मुझे बता दी। मुझे मेरी ससुराल के बारे में बहुत सी ऐसी बातें भी बताती जिन्हें बताने वाला कोई नहीं था। रितेश की चिढ़, उनकी छोटी बड़ी हर बात, पसंद नापसंद के बारे में भी मुझे पता लग रहा था। अब मुझे उन्हें चिढ़ाने छेड़ने में बड़ा मज़ा आ रहा था। ऐसे में चाची जी भी हंसते हुए मेरा पूरा साथ देती थी। हम शाम को ऑफिस से लौटते तो चाची जी बढ़िया सा स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर हमारा इंतज़ार कर रही होती। अब सुबह शाम मुझे सब्ज़ी कटी हुई मिलती, सलाद तैयार और तरह तरह की चटनियाँ पीसी हुई मिलती। वे अक्सर आटा भी गूंद दिया करती थी, यानी मेरी काफ़ी मदद हो जाती थी। यह सब देखकर यही लगता कि वे दिन भर पल भर को भी बैठती नहीं हैं। अब घर में हर एक चीज़ अपने ठिकाने पर करीने से रखी हुई मिलती, जिन्हें पहले हम अक्सर समय की कमी के कारण यहाँ वहाँ इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दिया करते थे। एक छुट्टी के दिन हम चाची जी को मॉल घुमाने ले जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक जगह गाड़ी रोकने के लिए कहा तो हम हैरान रह गए। फिर भी रितेश ने
तुरंत गाड़ी रोकी तो चाची जी फौरन उतरकर पास के एटीएम की ओर बढ़ गई। 2 ही मिनटों बाद वे नोट हाथ में लेकर लौटी। हमें हैरान देखकर वे बोली, हैरान मत हो, अपनी हालत को देखते हुए ये कार्ड मैंने अस्पताल के सामान के साथ ही रख लिया था। वहाँ अस्पताल में पैसों की ज़रूरत तो पड़नी ही थी ना, इसलिए मैंने कार्ड अंदर रख दिया था। पर मुझे क्या पता था कि मेरी हालत इतनी बिगड़ जाएगी कि पड़ोसी को फ़ोन करके तुम्हें बुलाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, वह तो ठीक है चाची जी, लेकिन अब तो हम हैं ना, आपको पैसे निकलवाने की भला क्या ज़रूरत थी। वैसे क्षमा करना, आपको आए हुए इतने दिन हो गए, मुझे ख्याल ही नहीं आया। आपसे पूछना चाहिए था मुझे कि आपकी कोई ज़रूरत है या उनके लिए आपको पैसे वगैरह चाहिए। तो वह एकाएक चुप हो गया। रितेश ने झेंपते हुए कहा, नहीं नहीं, भला मुझे पैसों की क्या ज़रूरत होगी, लेकिन पहली बार अपने बेटे और बहू के साथ बाज़ार जा रही हूँ तो पैसे तो पास में होने ही चाहिए। चलो चलो, देर हो रही है, जल्दी चलो, चाची जी ने पूरे उत्साह से कहा। मॉल में पहुंचते ही चाची जी रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में चली गई। हमें लगा वे बीमारी की हालत में इतनी जल्दी में अस्पताल में आई हैं तो शायद साथ में बहुत से कपड़े नहीं ले पाई होंगी, उन्हें कपड़ों के लिए परेशानी होती होगी, इसीलिए वे इस स्टोर में वहाँ पर गई हैं। लेकिन रेडीमेड शर्ट और जीन्स के काउंटर पर जाकर वे रितेश से कपड़े खरीदने के लिए कहने लगी। रितेश ने बहुत मना किया, लेकिन वे कब मानने वाली थी। रितेश जीन्स ट्राई कर रहे थे तब मुझसे बोली, बेटा आजकल की सब लड़कियां जीन्स पहनती हैं ना, दफ्तर जाने वाली तो कहती हैं कि इसमें उन्हें काफ़ी सुविधा रहती है। बहू तुम क्यों नहीं पहनती हो बेटा जीन्स और ये सब कपड़े। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। पुरानी पीढ़ी की होकर भी वे ऐसी बातें कर रही हैं। नहीं नहीं चाची जी, मैं भी, कहते मैं रुक गई। लगा कहीं यूँ ही बातों बातों में मुझसे कुछ उगलवाना तो नहीं चाह रही। पहनती हो, लेकिन मेरे कारण रोज़ साड़ी और सूट की बंदिशों में कैद हो गई हो, क्यों, सच है ना। लेकिन मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। चाची जी बड़ी मासूमियत से बोली, बहू तुम भी अपने लिए एक जीन्स और एक बढ़िया सी टॉप खरीद लो, मैं भी तो देखूं मेरी बहू इन कपड़ों में कैसी लगती है। कहते हुए उन्होंने मेरे लिए भी एक जीन्स और कई सारे कपड़े खरीदने शुरू कर दिए। मैं हैरान सी खड़ी उन्हें देखती रह गई। अपनी आंखों पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन यह सब सच था। वो सच में ही हमारे लिए कपड़े खरीद रही थी। कपड़े खरीदते ही चाची जी बोली, भाई बहुत भूख लग रही है, वैसे भी मेरे ठीक होने की खुशी में एक बढ़िया सी दावत तो होनी ही चाहिए। रेस्टोरेंट में हमारे मना करने पर भी चाची जी ने बहुत सारा खाना मंगवा लिया। उस पर बाद में रितेश जब पैसे देने लगे तो उन्होंने तुरंत नोट उनके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, ये लो, तुम ही दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है मैं दूं या तुम। इस पर तो हम हंस ही रहे थे। बिल लाने वाला वेटर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। घर आकर रितेश ने कहा कि आपको इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे, तो वे बोली, अरे बेटा इस उम्र में मैं क्या करूँगी पैसे, तुम्हारे चाचा जी के बाद अब मुझे काफ़ी सारी पेंशन मिलती है, मैं अकेली जान अब इस उम्र में अपने पर भला कितना खर्चा करूँगी। वे जब से ठीक हुई हैं अक्सर शाम को सैर करने चली जाती हैं। फल, सब्जियाँ, दूध और मिठाई न जाने क्या क्या लेकर वे घर लौटती हैं। खाली हाथ कभी भी नहीं आती। सुबह हम ऑफिस के लिए जब तैयार हो रहे थे तो वे हमारे पास आकर बोली, बेटा रितेश अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब मेरा वापसी का टिकट करवा दो बेटा। सुनते ही हम दोनों अवाक रह गए। क्या हुआ चाची जी, आपको यहाँ कोई परेशानी है क्या, आपको हमारे साथ मज़ा नहीं आ रहा। हम दोनों एक साथ बोल उठे, नहीं नहीं बेटा, अपने घर में भला कैसी परेशानी, फिर भी लौटना तो होगा ही ना। 2 महीने हो गए हैं बेटा, मैं कब तक तुम लोगों पर। सुनते ही मैं परेशान हो उठी। चाची जी आपसे इतना तो मना कर रहे हैं, फिर भी आप अपनी मर्ज़ी से दिन भर काम में लगी रहती हैं। नहीं नहीं सीमा, मैं काम की बात नहीं कर रही बेटा, यह भी कोई काम है भला।
हर काम तो बटन दबाकर हो जाता है। बटन दबाया, कपड़े धुल गए। बटन दबाया, चटनी मसाला सब पिस गए। ये भी कोई काम है? घर की सफाई और बर्तन का काम तो काम वाली करके जाती है। दिन भर में काम होता ही कितना है। लेकिन बेटा, 2 महीने हो गए हैं, कब तक तुम लोगों पर मैं बोझ बनी रहूँगी? बोझ शब्द सुनते ही मेरी आंखें भर आईं। मैं उनसे लिपट गई। ऐसी ममता की मूरत भला बोझ कैसे हो सकती हैं? कितनी गलत सोच थी मेरी अपने सास के बारे में। मुझे चाची जी से अब तक क्या अभी भी कोई शिकायत नहीं है। कितनी परेशान हो गई थी मैं जब रितेश ने उनके यहीं रहने की बात की थी तो। लेकिन अब मैं उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उनके प्यार, आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति के बिना हमारा जीवन तो, हमारा घर परिवार कितना अधूरा रह जाएगा। कौन हर शाम घर पर हमारा इंतज़ार करेगा? कौन भूख न होने पर भी मनुहार करके हमें खाना खिलाएगा? कौन बिना किसी स्वार्थ के हम पर इतना निश्चल स्नेह लुटाएगा? हम दोनों ने उन्हें साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वे अब कहीं नहीं जाएंगी, उनको यहीं रहना पड़ेगा। अब इस उम्र में हमारे होते हुए वे अकेली कभी नहीं रहेंगी। अब ये उनकी मर्ज़ी है कि वे अपने मथुरा वाले घर पर ताला लगाना चाहती हैं या फिर उसे किराए पर उठाना चाहती हैं। हमारी ज़िद और हमारे प्यार के आगे उनकी एक ना चली। चाची जी फिर कुछ सोचकर बोली, तुम इतना कहते हो तो मैं तुम्हारे पास ही रह जाऊंगी, लेकिन ध्यान से सुनो, मेरी एक शर्त है। मैं समझ गई कि चाची जी क्या कहना चाहती हैं, इसलिए मैं उनसे पहले ही झट से बोली, आप एक बार मथुरा जाकर अपने कुछ कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान लाना चाहती हैं, है ना? इसमें शर्त की क्या बात है चाची जी? अगले ही वीकेंड पर हम तीनों एक साथ चलेंगे और आपके साथ मथुरा चलकर आपका सामान ले आएंगे। वह तो मैं जाऊंगी ही, पर मेरी शर्त तो कुछ और ही है। चाची जी के इतना कहते ही मैं फिर से कुछ परेशान हो गई। सोचा, पता नहीं वे क्या शर्त रखेंगी, हम वह शर्त निभा पाएंगे या नहीं। तभी रितेश बोल उठे, चाची जी शर्त क्यों? आप तो हमें आदेश दीजिए, क्या चाहिए आपको, बताइए। हमारे परेशान चेहरे को देखकर चाची जी की हंसी निकल गई। वे हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, शर्त नहीं, मेरा आदेश ही है कि यदि मुझे यहाँ पर तुम दोनों एक साथ मिलकर रोकना चाहते हो तो मुझे जल्दी से एक पोता देना होगा। भाई 2 साल हो चुके हैं तुम्हारी शादी को, कब तक यूं ही डोलते रहोगे लड़के लड़कियों की तरह? सुनते ही हम दोनों शर्मा गए। जिस प्यार और अधिकार से चाची जी ने कहा है तो हमारे सोचने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है। चाची जी ने हमारे जीवन को नए मायने दे दिए हैं। पता नहीं ममता की यह मूरत वर्षों बिना औलाद के कैसे रही होंगी। चलो बीमारी के बहाने ही सही वे हमारे पास अपनी ममता लुटाने आ तो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी? अगर अच्छी लगे तो जल्दी से हमें कमेंट्स में अपनी राय बता दीजिए। और हाँ, कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये अच्छी सी छोटी सी कहानी सुन सके। और हाँ, वायदे के मुताबिक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सुन सकें। और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।